नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3/4 बहुमत के साथ 312 सीटें जीतकर न केवल अरसे बाद राज्य की सत्ता हासिल की थी, बल्कि सपा, बसपा, कांग्रेस सभी को चारों खाने चित्त कर दिया था। सपा गठबंधन को मात्र 54 सीटें मिली थी और बसपा तो 19 पर ही सिमट कर रह गई थी, लेकिन 300 के पार जाने वाली भाजपा अब 100 सीटों के लिए भी फिक्रमंद हो रही है। जी हां दोस्तों, एक सर्वे की रिपोर्ट, वो भी भाजपा की अंदरूनी सर्वे है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भाजपा को 100 सीटें मिलना भी मुश्किल है। इसीलिए अब भाजपा अपनी सत्ता बचाने के लिए छोटे दलों को फिर लॉलीपॉप थमाने की रणनीति बनाने में जुट गई है। सत्ता के 5 साल पूरे होते न होते भाजपा को इस तरह के दिन देखने पड़ेंगे, ये हुक्मरानों ने, भाजपा के खासकर हुक्मरानों ने सोचा नहीं होगा। लेकिन राजनीति है ही अनिश्चितताओं का खेल दोस्तों, जहां कोई किसी का सगा नहीं होता और कोई हमेशा के लिए पराया नहीं होता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा, बसपा, कांग्रेस सभी में आने और जाने का खेल शुरू हो गया है इस वक्त। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा निगाहें अगर टिकी हुई हैं कहीं, तो वह है भाजपा की अंदरूनी हलचल पर। भाजपा सत्ता बचाने की चुनौती के साथ और कई सवालों से दो चार हो रही है। आज ऐसे ही कुछ सवालों पर खरी खरी बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, लेकिन उन सबसे मिलवाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने साथी पत्रकार, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय से आपको मिलवाना चाहता हूं। अगर अभी शायद अभी ये लोग नहीं हैं, लेकिन दोस्तों जल्दी ही इन लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले मुलाकात आप लोगों से, और आप लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है और इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और आप जैसा जानते हैं कि ये खरी खरी हम रात 9 बजे से लेकर आते हैं और इसमें बातें खरी खरी होती हैं, लोग जुड़ते हैं, हमारे साथी पत्रकार जुड़ते हैं, जिनसे चर्चा और उसके साथ साथ ये बातें भी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की। अगर आज बात कर रहे हैं हम, तो उत्तर प्रदेश में आखिर क्या चल रहा है, और जैसे आने वाले 6 महीने में, 6-8 महीने में चुनाव है, तो इन 6-8 महीने में आगे क्या होने वाला है, ये तमाम बातें दोस्तों आपके साथ हम करेंगे अगले पूरे 1 घंटे। और उसमें आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन सब से भी एक बार आप लोगों का परिचय करवा दूं और साथ साथ सबसे नमस्कार भी करते चलें। और साथ में जैसे ही हमारे और साथी जुड़ेंगे, सबसे भी घनश्याम लिबाड़िया जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार कह रहे हैं। फिर यूनिस जुड़े हुए हमारे साथ, अक्सारा जुड़े हुए हमारे साथ, और सैफ भी जुड़े हुए हैं, रविशंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, रविशंकर जी, तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, आप लोगों से भी मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले आइए हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं सिद्धार्थ कलहंस जी। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। तो सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं और बहुत जल्द और भी साथी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे भी परिचय करवाता चलूं। मदीना का मुसाफिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब्दुल कयूम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर शालिक शैक मोहम्मद नवाम भी जुड़े हुए हैं, आपसा खान जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, फिर क्लॉक एंड कंपास हमारे साथ में, असलम चिश्ती आदाब कह रहे हैं, इब्ने हसन सिद्दीकी हमारे साथ बने हुए हैं, रफीक पूनावाला जुड़ गए हैं हमारे साथ में, करमदीन अंसारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। असलम कह रहे हैं आज 7 बजे क्या हुआ, सब खैरियत? बिल्कुल सब खैरियत है। और अब से 7 बजे का प्रोग्राम थोड़ा पोस्टपोन्ड किया हूं और सिर्फ 9 बजे के प्रोग्राम को लेकर के ही आऊंगा अगले कुछ दिनों, इसलिए आज 7 बजे नहीं आ पाया असलम भाई। लेकिन 9 बजे रोज आप लोगों के सामने हाजिर रहूंगा। राहुल कुमार यादव भी हमारे साथ में है, समीर खान कह रहे हैं आपकी कड़क पत्रकारिता को सलाम, बहुत धन्यवाद, आप देखते हैं। और महेंद्र कुमार भी जुड़े हुए हैं, कमलुद्दीन है, आरिफ खान जुड़े हुए हैं, मुन्ना खान है और सऊदी अरबिया से देख रहे हैं हमें, शेख इकबाल है हमारे साथ में, राजीव जी मुबारक लिख रहे हैं, यूनुस अंसारी भी, और फरजाना शेख हमारे साथ है, एसपी करिंगर हमारे साथ बने हुए हैं, क्लॉक कंपास वाचिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया, अल हस्सा से, सऊदी अरबिया अल हस्सा से देख रहे हैं हमें। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है और हमारे साथ अब आप लोगों का परिचय करवा दूं। सबसे पहले हमारा एक वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवाऊं, सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी के साथ आपका परिचय करवा चुका हूं, लेकिन आगे बढ़ूं और
आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शरद प्रधान जी, हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। शरद प्रधान जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत है अमलेंदु उपाध्याय जी आपका भी, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। शायद अमलेंदु जी का वीडियो जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन अमलेंदु जी आप जुड़ चुके हैं, आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आवाज आ रही है। ठीक है, तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और कार्यक्रम में हम यही कह रहे हैं कि क्या यूपी में भाजपा अकेली पड़ गई है? क्या जो उसके जो घटक दल हैं, एनडीए के जो दल हैं, छोटे छोटे दल, बहुत सारी पार्टियां, उन पार्टियों का क्या होगा? वो कैसे आगे बढ़ रही हैं? वो कैसे दबाव बना रही हैं? इन सब पर चर्चा करेंगे। और शुरुआत में जो थोड़ी बातें, क्योंकि हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकारों का जो ये पैनल है थोड़ा लेट जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं कि एक सर्वे, अंदरूनी सर्वे है, शायद वो संघ का सर्वे हो या हो सकता है बीजेपी का अंदरूनी सर्वे हो, और इस सर्वे के आधार पर हम एक इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। शरद जी और सिद्धार्थ जी, आप लोगों को भी, अमलेंदु जी पहले जुड़े हुए थे, सुन चुके हैं शायद। इसमें हम यही कह रहे हैं कि उस सर्वे के आधार पर 100 से ज्यादा सीटें भाजपा को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, जो चिंता का विषय है भाजपा के लिए, क्योंकि इस वक्त भाजपा सत्ता पर आसीन है। और उसके बाद चूंकि पिछले चुनाव में हमने देखा कि 312 सीटें भाजपा अगर लेकर आई, तो उसमें सबसे बड़ा उसका जो सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ ऐसे दल थे, जैसे सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, फिर अपना दल, फिर एक निषाद पार्टी जो है वो, तो ये सब दलों को मिलाकर के एक अच्छा गठबंधन भाजपा के पास था। इस वक्त अगर हम लोग देखें तो सोहेल देव की पार्टी जो है ऑलरेडी आंखें तरेर रही है, और उसके अलावा हम देखें तो अपना दल जो है वहां अनुप्रिया पटेल वो मिल के गई हैं गृह मंत्री से, लेकिन वो भी वहां अपनी डिमांड रख चुकी हैं। निषाद पार्टी जो है वह संजय निषाद जी, वो भी अपनी डिमांड रख चुके हैं। तो इन सब का आगे क्या असर होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में, इन छोटे दलों का, एनडीए का, इन तमाम सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है सिद्धार्थ जी कि उसे अब अपना दल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी जैसे छोटे सहयोगियों को मनाने की जरूरत पड़ रही? बहुत सीधा सिंपल सवाल है, लेकिन बातें जो आ रही हैं उसके साथ ही शुरुआत करते हैं। और ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि भाजपा इस वक्त अपने आप को अगर देखें तो 312 और टोटल 325 सीटें बहुत ही मजबूती के साथ 2017 में बहुत एक लंबे अंतराल के बाद आई थी सत्ता में। आपको क्या लगता है इस वक्त? देखिए, जरूरत तो महसूस हो रही है, शायद तभी ये जो महीने डेढ़ महीने तक कवायद चलती रही भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें संघ भी बीच में पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए बड़े नेताओं को भेजा जाता है, फीडबैक दिए जाते हैं, दिल्ली में बैठकें होती हैं, फिर अंत में प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, इन सबसे मुलाकात होती है और ये पूरा कवायद चलती है। इसीलिए क्यों शुरू हुआ? पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगा 2017 के आम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव ने ये उसे कहीं ना कहीं संदेश दे दिया कि गैर यादव पिछड़ी जातियों का, गैर जाटो दलितों का जो एक बड़ा वोट बैंक उसने जोड़ा था, और जिसने एक बड़ा असर जो है उसके परफॉर्मेंस पर दिखाया था। 14 में, 17 में, 19 के लोकसभा चुनाव में लगातार ये सारा का सारा मैजिक उन्हीं छोटी छोटी जातियों का था जो कि गैर यादव थी और दलितों में जो गैर जाटो थी। आप देखें कि अभी आपने सोहेल देव राजभर भारतीय समाज पार्टी की बात की। सोहेल देव राजभर भारतीय समाज पार्टी, एसबीएसपी जिसे कहते हैं, जिसके नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, ये 2019 में छोड़ चुके हैं साथ भारतीय जनता पार्टी का। एक बार फिर इनको याद किया गया है। सोहेल देव राजभर भारतीय समाज पार्टी की खासियत ये रही है कि जब वो अकेले चुनाव लड़ते रहे हैं, करीब 50 के आसपास सीटों पर, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो औसतन करीब 8 से 10,000 वोट के बीच का औसत पड़ता था। कुछ जगहों पर ज्यादा, कुछ जगहों पर कम, लेकिन इतना एक औसत होता था। और विधानसभा चुनाव में इतने औसत मत बहुत काफी होते हैं किसी भी पार्टी के परफॉर्मेंस को पे फर्क लाने के लिए,
या जिसे कहें कि लंबे बढ़त दिलाने के लिए। इसी तरह जो निषाद पार्टी है, अगर आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी सांसद की कुर्सी छोड़ी, उसी गोरखपुर में चुनाव हुआ और निषाद पार्टी के प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल दिया, समर्थन दिया और वो जीत गए। और एक बड़ा एम्बैरेसिंग मूवमेंट ये था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी ही सीट पर हार जाना। तो उससे खैर सबक लेने के बाद फिर निषाद पार्टी को अपने में शामिल किया भारतीय जनता पार्टी ने और दूसरी सीट से उनको टिकट दिया 2019 के लोकसभा के चुनाव में और वो चुनाव जीते भी। उसके बाद आप अपना दल को देखें। अपना दल 2012 में अनुप्रिया पटेल एक इकलौती विधायक हुआ करती थी, रोहनिया से जीत कर आई थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का सहारा उन्होंने दिया तो भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ मिला और उनको भी लाभ मिला। 2 लोग संसद पहुंचते हैं और उसके बाद उनके 7-8 MLA जो है वो चुनाव जीतकर 2017 में जीत कर आ जाते हैं। फिर 2019 के लोकसभा में हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने छोटे दलों का साथ लेकर अपनी जीत का रास्ता तो प्रशस्त किया, लेकिन उसके बाद उसको जब लोकसभा में बहुमत मिला, विधानसभा में उत्तर प्रदेश से बहुमत मिला, उसके बाद उसने छोटे जिलों की परवाह नहीं की। शायद यही एक वजह है कि आज आप देखें जिसे हम एनडीए कहते हैं, वो एनडीए के नाम पे मात्र एक स्वतंत्र प्रभार या शायद अब कैबिनेट प्रोग्राम मुझे याद भी नहीं है, रामदास अठावले बचे हैं और कोई भी एनडीए का कोई घटक दल आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का हाल अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में सुहेल देव राजभर पार्टी जा चुकी है, निषाद पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व तो उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं है, अभी केंद्र में भी नहीं है। और अपना दल के जो बचे हुए मंत्री हैं, अपना दल लंबे समय से यहाँ मांग रहा है कि हमें और प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, हमारे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। निगमों में, आयोगों में लगातार वो तमाम तरह के मांग रहे हैं। अभी आप देखें कि जिला पंचायत के चुनाव में अपना दल से तालमेल तक नहीं हो पाया था, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में 2014 से है। तो ये सब परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और अब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत महसूस हुई कि नहीं भाई, छोटे दलों को साधना बहुत जरूरी है, वरना ये जो छोटी छोटी पिछड़ी जातियां हैं जिनकी संख्या 1%, 2%, 4%, अपना दल जिस समुदाय पर अपना प्रभुत्व रखता है, कुर्मी समुदाय, उनकी तो अच्छी खासी संख्या है, ओबीसी कैटेगरी में उनकी संख्या बल के हिसाब से नंबर 2 पे आते हैं। तो ये सब परिस्थितियां देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इन जातियों का छिटकना इसी तरह जारी रहा तो हमें आने वाले समय में दिक्कत होगी। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से इसी तरह की कोशिशें चालू हो चुकी हैं। अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी को अपने साथ जोड़ लेते हैं। फिर वो अमरोहा, क्या कहते हैं, फरुखाबाद से ऊपर रोहिलखंड के तमाम हिस्सों में एक पार्टी है जिसे महान दल कहते हैं, जो कि वहाँ के सब्जी उगाने वाली कम्युनिटी जो है, जिसे इधर कुशवाहा, कछवाहा, मौर्य, मुराव कहते हैं, उस तरफ उनको सैनी कहते हैं, सैनी शाक्य, उसकी पार्टी को उन्होंने शामिल कर दिया। राष्ट्रीय लोकदल जिसका जाटों में ठीक ठाक प्रभुत्व है, उसको उन्होंने अपने साथ जोड़ दिया। तो एक पूरी पश्चिम से लेकर पूरब तक उनकी कवायद चल रही है। जिस राजभर पार्टी की बात आप कर रहे हो, प्रकाश राजभर बार बार कह चुके हैं अखिलेश यादव के साथ उनके मिलने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है और जाहिर भी कर चुके हैं। जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में वो कई जगह उनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो इन सबको जब ये देख रहे हैं कि एक तरफ उनका जो प्रिंसिपल अपोजिशन है समाजवादी पार्टी, वो इस तरह की कवायद में जुटा हुआ है, तो अपने मूल वोट बैंक यादव को के अलग इस कोशिश में जुटा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जातियों का प्रतिनिधित्व उसके दल में हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा इस तरह के दलों को जोड़कर उनको टिकट वगैरह देकर चुनाव में एक बड़ी बृहद पिछड़ा एकता कायम करके दिखाएं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि आपके पास जो भी सहयोगी हैं, वो सहयोगी या तो नाखुश हैं या छोड़कर जा चुके हैं। शायद यही वजह है कि निषाद पार्टी, जिससे शायद ही कभी किसी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ये जो निषाद पार्टी है, जिनको अचानक से गृह मंत्री से भी मिलने का वक्त मिल गया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलने का वक्त मिल गया, ये उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की मीटिंग करके बहुत कुछ
उल्टा सीधा बुरा भला भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, और कह रहे थे कि हम अपने रास्ते को देखेंगे, हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। और यही अपना दल की अनुप्रिया पटेल है, जो उनके प्रभाव क्षेत्र के कुछ जिले हैं जिनको खास माना जाता है, मिर्जापुर हो गया, आपका प्रतापगढ़ हो गया, वाराणसी हो गया, और इनको जिला पंचायत की कुछ सीटों के पर भी नहीं एडजस्ट किया गया था, उनको अलग चुनाव लड़ना पड़ा था। पिछले मोदी सरकार में 2014 के समय में वो पहले राज्य मंत्री बनाई गई, तो उसके बाद उनको अपग्रेड किया गया था। इस बार उनको जो है मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया। तो जिस तरह से इनकी अनदेखी हो रही थी, अब जब जरूरत महसूस पड़ी है तो ये सारे दलों के लोगों को पुचकारा जा रहा है। हालत ये हुई है कि जिस राजभर को बेइज्जत करके मंत्रिमंडल से हटाया गया था और कहा गया था कि इनको इनकी वो दिखा देंगे, इनकी हैसियत क्या है बता देंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फोन करते हैं और वो फोन पर सही से जवाब भी नहीं देते हैं। वो फोन भी किसी अपने पीए को सुनते हैं, ऐसा सुना है मैंने कि वो अपने पीए को फोन पकड़ा देते हैं। लेकिन इन सबसे एक बार फिर से इनकी, जिसे कहते हैं, मनुहार की जा रही है कि भाई किसी तरीके से ये सब हमारे साथ आ जाए ताकि हमारा कुनबा फिर से बड़ा हो और हम अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ करिश्मा करके दिखाएं पिछले जैसा। जी, बहुत ही विस्तार से आपने बहुत तमाम बातें बताई सिद्धार्थ जी। अब सीधे शरद जी आपके पास आना चाहूंगा। दोस्तों, शरद प्रधान जी हैं, सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी पैनी नजर रखते हैं उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति पे, और इनको सुनते हैं। और खासकर शरद जी, सवाल यही है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं वो तो एक पिछले 5 साल में, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे बीजेपी ने देखा कि हाँ एक बड़ा 3/4 से ज़्यादा की सीटें इनके पास आ गई, तो इन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा कि हम जो ये सीटें पाए हैं वो किसके भरोसे, किसके सहारे पाए हैं, मोदी जी के अलावा भी। यानी जो छोटे दल थे वो जो है वो किनारे हो गए, उनको कर दिया गया। अब जरूरत आ रही है कि चलो इनको साथ में ले लिया जाए। दूसरी तरफ इनके अंदर खाने में भी एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होगा 5 साल का, दूसरा अंदर में कि जो इनके ही नेता हैं उनके बारे में भी बात हो रही है कि वो भी काफी बिदके हुए हैं, नाराज हैं। कई लोग ऐसे हैं। बीच में जो सिग्नेचर की बात आई थी, आपको याद होगा, जिसमें कि जाकर के 250 लोगों ने सिग्नेचर किया है और राज्यपाल को दिया गया है, क्या क्या बातें आती रही वो सब नहीं। लेकिन एक खासकर एक बयान था जहां तक ध्यान आता है डिप्टी सीएम का, केशव प्रसाद मौर्य का। उनसे पूछा गया था कि सीएम प्रत्याशी का चेहरा कौन होगा, तो उप मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ का नाम तो उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये अध्यक्ष तय करेंगे कि आने वाले समय में कौन होगा, और इसके फैसले पूरे के पूरे केंद्र से लिए जाएंगे, और आगे भी अभी लिए गए थे और आगे भी लिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में असम की कहानी दोहराई जा सकती है क्या, ये सवाल भी यहां उठता है। जैसे सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया, हिमंता बिस्वा शर्मा को बना दिया गया, यही यहां पर भी दिखाई दे रहा है कि खासकर मौर्य जी जो हैं वो काफी नाराज हैं। तो लड़ाई अंदरूनी भी है और लड़ाई बाहर की भी है, छोटे छोटे दलों की भी है, और यही स्थिति अगर देखें तो केंद्र में भी है। एनडीए, जैसे अभी सिद्धार्थ जी बता भी रहे थे कि एनडीए में भी यही लड़ाई दिख रही है, और सिर्फ अठावले जो हैं वो एक मंत्री पद पाए हुए हैं एनडीए में, और अब कवायद चल रही है। तो ओवरऑल मैं जानना चाहता हूं, बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें आपके सामने रख रहा था, लेकिन सवाल यही है कि आज क्या लगता है आपको कि बीजेपी खुद अपनी ही चाल में, अपने ही जाल में फंस चुकी है, और आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक होगा, खासकर उत्तर प्रदेश और अन्य 5 राज्यों में जो चुनाव होना है, मतलब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में, उसमें बीजेपी के लिए मुश्किलें और खड़ी होंगी? देखिए, वैसे तो सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े विस्तार से पूरी कहानी आपके सामने रख दी है, जो रियलिटी, जो हकीकत है। और उन्होंने एक एक पार्टी का डिस्क्रिप्शन दिया कि किस पार्टी का किस तरीके से क्या स्थिति है, और बीजेपी के साथ जो साथ बना रहा है, बीजेपी के ही कारण वो आज बिखरते जा रहे हैं, जो इनके ऐसे बिखरते जा रहे हैं। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि अधिकतर पार्टी, छोटी पार्टी से जो बिखराव हो रहा है और जो नाराजगी है, उसका कारण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये बात जो है,
ये बड़ी स्पष्ट इसलिए रही है, पिछले जब से ये मुख्यमंत्री बने धीमे धीमे उन्होंने ऐसा एक वो कायम कर दिया, एक माहौल ऐसा बन गया कि बीजेपी जो है वो और सरकार वो सीमित हो गई एक जाति विशेष, वो भी उच्च जाति के साथ। और उसका बड़ा खुल करके हो गया कि साहब ये बहुत ज्यादा ठाकुरवाद हो रहा है, इस तरीके के खुल करके पार्टी के अंदर ये बात होने लगी। और ये मुख्य रहा है कि पार्टी में खासतौर से जो छोटी पार्टियां हैं, जो विभिन्न जातियों को, चाहे वो ओबीसी हो या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हो, उनको जो है एक तरीके से उनको लगने लगा कि हमारी अब यहाँ पे कोई पूछ नहीं है। उनको बाकायदा जोड़ा गया था और ये नरेंद्र मोदी की स्किल्स थी कि उनके कार्य 2014 में इस तरीके का उन्होंने एक वो बनाया, गठबंधन का ये बनाया जो छोटी छोटी पार्टीज को लेके, क्योंकि देखिए पार्टियां बहुत छोटी हैं लेकिन ये रिप्रेजेंट करती हैं एक बहुत बड़े बड़े तबके को जो मैटर करते हैं। सिद्धार्थ ने आपसे ये भी बताया और वो बड़ी पते की बात है कि अगर 10-10 हजार वोट उनके कैंडिडेट, 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं तो बहुत मैटर करती हैं। वो 10,000 वोट डिटर्मिनिंग फैक्टर हो जाता है जीत और हार का। और ये चीज नजरअंदाज करते रहे अगर मुख्यमंत्री, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और यही कारण है कि आज की डेट में जो ये सब शिकायती पत्र चाहे कहिए, चाहे जो भी जिस तरीके से इंटरवीन करना पड़ा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि इसमें इन लोगों को बुला के बात करें। आज की डेट में ये अब अनुप्रिया पटेल, अब जाहिर है कि वो डिमांड करेंगे वो लोग, भाई आपने उनको निग्लेक्ट किया, आपने उनको दरकिनार कर दिया, तो आज की डेट में जब आपको उनकी जरूरत है तो वो अपने अपने डिमांड रखेंगे। जैसे कि अनुप्रिया पटेल मिली थी अभी, अब ये आज की अब यह हालत स्थिति है कि ओम प्रकाश राजभर बात तक नहीं कर रहे हैं इनसे। और ये सही बात है कि ओम प्रकाश राजभर को वो जरा काफी मुंहफट आदमी है, खूब बोलते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आपको बर्दाश्त होना चाहिए। और बड़प्पन यही है कि आप कोई अगर आपसे डिसेंट रखता है, आपकी बात से में हाँ नहीं मिलाता है, तो उसको आप कूड़े की तरह फेंक नहीं सकते हैं, जो कि दुर्भाग्यवश यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया। और यही कारण था कि वो अलग हो गए। अब बीजेपी, अब ये वक्त ऐसा आ गया है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। एक तो इससे निकलना बहुत जरूरी है कि साहब ये सिर्फ सरकार जो है एक जाति विशेष के लिए काम करती है। दूसरा, इससे भी निकलना है कि इस तमाम विधायकों ने, पार्टी के अंदर के विधायकों ने जो शिकायत करी, सबकी एक ही शिकायत है कि हमारी सुनवाई नहीं होती। अब सुनवाई नहीं होने का मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री हमारे सुनते नहीं। और हमने तो ये भी सुना है कि विधायक बहुत से मंत्री भी नहीं मिल पाते हैं। तो ये रोष इस तरीके का जो पैदा हुआ पार्टी के अंदर, और इसको लेकर के जाहिर है कि केंद्रीय नेतृत्व बहुत चिंतित है, क्योंकि 2022 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और देखिए किसी भी जो स्थिति जिस पीक पे पहुंच गए थे, उसका श्रेय तो योगी आदित्यनाथ को नहीं था 2017 की जीत का, वो तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिला था। पंचायत चुनाव अकेला पहला चुनाव था जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया, और इस बार पार्टी में आइडेंटिफाई करके कैंडिडेट्स खड़े किए गए। क्या हशर हुआ चुनाव का सबको पता है। सपा नंबर 1 पे आ गई, भाजपा उसके नीचे आई, और लेकिन जबकि सपा ने कुछ किया ही नहीं बाय डिफॉल्ट, उससे जाहिर होता है कि इनको नुकसान पड़ा है। एक तो जो फार्म लॉज, जो कानून बनाए गए थे किसानों के, जिसके विरोध में आज तक बैठे हुए हैं दिल्ली के पास तमाम किसान, पंजाब के किसान, उसको भाजपा ने पहले पूरी कोशिश करी कि दिखाने की कि साहब ये तो सिर्फ पंजाब के किसान हैं। ये पंचायत चुनाव ने उत्तर प्रदेश के बता दिया इनको कि ये खाली पंजाब के किसानों तक सीमित नहीं है। यहाँ के किसान उन पंजाब के किसान की तरह मजबूत ना हो, लेकिन इन्हें भी उसके विरोध में ये नहीं चाहते हैं जो केंद्रीय सरकार कह रही है कि साहब उनके
भले के लिए कानून लाए हैं, ये इससे जो है बिल्कुल कन्विंस नहीं है यहाँ के भी किसान। और ये इस पंचायत चुनाव के में जो नाराजगी थी वो दिखी, सपा को लोगों ने जितवाया। दूसरी चीज कोरोना की जो मिसमैनेजमेंट था, जो दुर्दशा हुई है उत्तर प्रदेश में, ये सबने देखा है। सब टीवी चैनल्स में सब में दिखाया गया किस तरीके से लाशें बहती रही, लोग बिना इलाज के मर गए, लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, और उसके बाद सरकार ये कहती रही कि नहीं, हमारे यहां ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं है, और जो ये कहे कि ऑक्सीजन से मरे उसको उसके खिलाफ एनएसए लगा दो। आपने लोकतंत्र में इस तरीके का माहौल देखा है? तो ये जो नाराजगी है, ये सब उभर के आ रही है, पंचायत चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट्स में दिखी है। और मुझे लगता है ये केंद्रीय नेतृत्व को एहसास हो गया है कि ये सब मिल करके, और इसी में शामिल होंगे ये जो छोटे छोटे दल हैं, उनकी जो नाराजगी है वो मिलके वाकई, जो आपने राजेश जी शुरू में कहा कि आज की डेट में चुनाव हो जाए तो भाजपा की क्या स्थिति होगी, 321 से 325 से कहां पे गिरेगी, ये इससे जाहिर हो सकता है। मुझे लगता है इसी बात की बहुत फिक्र हो गई है, और लाजमी है ये फिक्र होना, और उसको लेकर के ये जो कवायद चल रही है कि इन पार्टियों को किसी तरीके से वापस जोड़ा जाए, उनको खुश किया जाए, क्योंकि ये जिस स्थिति में पहुंच गए थे, अगर इससे गिरते हैं तो वापस उभरना बहुत मुश्किल होगा। तो आज की डेट में ये भी, चाहे वो असम का फॉर्मूला अपनाए, वो सब तो बात की बात है। आज की डेट तो स्थिति तो यही आ गई थी कि शायद नेतृत्व यहां का बदल दिया जाए, वो बीच का रास्ता निकाला गया है कि अभी ठीक है, अभी रहने दें, लेकिन अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुई है दिल्ली में। जो मेरी जानकारी है, अभी भी जो फाइनल निर्णय है वो नहीं लिया गया है, अभी बातचीत चल रही है। क्या होता है, हो सकता है महीने भर के अंदर पता लग जाए। विस्तार होगा, विस्तार किस तरह से होता है, उसमें कितना केंद्र हावी होता है और कितनी योगी आदित्यनाथ की चलती है, उससे भी क्लियर हो जाएगा कि आगे कहानी किस तरफ बढ़ रही है। अभी बाकी है उत्तर प्रदेश में, और खासकर योगी आदित्यनाथ को लेकर के, और कहा यही जाता है कि अभी तक पिछले दिनों जो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को अगर हटाते हैं तब भी मुसीबत, रखते हैं तब भी मुसीबत, तो आखिर करें तो क्या करें? अमलेंदु जी, क्या करें? क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में? हालांकि ये काम हम लोगों का नहीं है, हम लोग विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, जो सर्वे के आधार पे विश्लेषण कर रहे हैं। 100 से भी कम सीटें आएंगी अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो। ये अंदरूनी सर्वे बीजेपी या संघ का है, और उस रिपोर्ट के आधार पर, और उसके अलावा बात यहाँ ये भी है कि जिन दलों को, छोटे छोटे दलों को आपने पिछले 5 साल तक, 4.5 साल तक किनारे कर दिया और किनारे रखा, आज फिर अपने नैया के खेवनहार आप उसी को समझ रहे हैं, और फिर से उनके पीछे आप लग गए हैं। अनुप्रिया पटेल को आप बुलाते हैं, अमित शाह जी मीटिंग करते हैं, निषाद पार्टी के लोगों से भी आप मुलाकात करना चाहते हैं, आप सोहेल देव समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, उससे भी मिलना चाहते हैं, और वो पार्टी के अध्यक्ष किस प्रकार मिलते हैं और फोन कॉल कैसे अपने पीए को देते हैं, ये खबर बहुत ही ज्यादा सियासी गलियारे में है, और जैसा अभी सिद्धार्थ जी बता भी रहे थे। लेकिन सवाल यही उठता है कि आने वाले समय में क्या आपको लगता है, उत्तर प्रदेश जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहां पर 80 लोकसभा हैं और 403 विधानसभा की सीटें हैं, 75 वहां जनपद है यानी जिला हैं, और ऐसे में एक बड़ा सा सूबा है, और वहां क्या कुछ हो सकता है, इस पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। इसलिए ये चर्चा भी यहां लाजमी है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है दिल्ली की सत्ता की शुरुआत जो कहते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां से हैं। अभी सवाल आपके साथ यही है अमलेंदु जी कि इन छोटे दलों को अगर आपने किनारे तो कर दिया, लेकिन साथ साथ जो अंदर खाने में जो चीजें चल रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, कोरोना भी है, तमाम चर्चा हमारे दोनों साथी कर चुके हैं। लेकिन इस बीच जो इन लोगों की बात आ रही है, मतलब कि बहुत सारे जो विधायक हैं उनका भी अंदरूनी, उसमें से भी कई ऐसे ऑडियो क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि विधायक इस वक्त चुनाव भी लड़ना नहीं चाहते हैं। 1-2 वीडियो ऐसे आए, बोले कि हम करें तो क्या करें, हमने तो कुछ किया ही नहीं पिछले 5 साल में, और अब आप पूछ रहे हो कि आपका सब कुछ तो ठीक है ना, कोरोना काल में सब ठीक है। तो क्या कहते हैं अमलेंदु जी, आप तो उत्तर प्रदेश को, बहुत उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, बहुत जान रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप वहां की राजनीति में, क्या कुछ हो रहा है? देखिए राजीव जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आज की तारीख में हो नहीं रहा है,
चुनाव होगा 8 महीने के बाद, और 8 महीने गंगा में बहुत पानी रह जाएगा। उत्तर प्रदेश है और हमारे देश की जनता जो है वो तमाम जुल्म को जो है वो 6 महीने में भूल जाती है और एहसान को 3 महीने में भूल जाती है। तो इन 8 महीनों में क्या होगा, ये बहुत कुछ देखने वाली चीज होगी। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं यूपी से लेकर और दिल्ली तक, तो बहुत जादूगर लोग हैं, तो वो किस तरीके से चीजें मैनेज करते हैं ये देखने वाली चीज होगी। ये जो छोटे छोटे दल हैं जिनकी बातें हो रही हैं, तो ये बेचारे तो अखिलेश यादव जैसी भी हैसियत नहीं रखते हैं कि सीबीआई का दरोगा जो हड़का दे, तो ये कहाँ खड़े होंगे। तो बहुत सी चीजें देखिए दिल्ली तय करता है किस तरीके से किया जाना है। मतलब हमारा विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो घर से पूरे 4.5 साल तक निकला नहीं है एक भी बार, सरकार के खिलाफ जो ट्विटर पे जो है वो चिड़ियाबाजी करता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कितना भय है एक तरीके से। तो ये जो देखिए दूसरी चीज ये है कि ये जो छोटे दल हैं ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके इन्होंने कैटलिस्ट का काम किया। और इन दलों के साथ जो इनके जनता जुड़ी हुई है वो किस आधार पर जुड़ी हुई है? ठीक है, वो जातीय पार्टियां हैं, जातीय गोलबंदी है, वो ठीक है, लेकिन साथ साथ उनके अंदर जो भावना है वो एंटी यादव ओबीसी है। इस चीज को समझने की बात है और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का फायदा उठाया अच्छे तरीके से। तो ये इनके सामने भी मजबूरी ये है कि इनको एंटी यादव खेमे में ही जाना है। वो एंटी यादव खेमा है, चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश में दिख रही है, तो ये उसी के साथ जाएंगे, इनकी मजबूरी भी है। तो ये बार्गेनिंग ही एक चीज है कि अब हमसे बार्गेनिंग करो, हमको थोड़ा हिस्सा ज्यादा दो, जो कि भारतीय जनता पार्टी को देना भी चाहिए, क्योंकि उसकी स्थिति अब कमजोर हो गई है, तो वो देगी। तो आखिर में चल के मुझे लगता है कि बार्गेनिंग की पावर जो थोड़ा सा बाहर करके और सीटें उनकी थोड़ी ज्यादा मिल जाएंगी, ताकि अगली आने वाली सरकार में स्थिति जो है वो ठीक ठाक तरीके की हो सके। और जीतन राम मांझी और जो वीआईपी पार्टी बिहार वाली है उससे थोड़ा सा मजबूत स्थिति कुल मिलाकर के हो जाए। तो हर आदमी जो है वो अपने अपने दांव पे चल रहा है और नाराजगी और ये दिखाना कि हम नहीं है साथ में या ये है, तो आखिर में लोग करेंगे क्या? अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते हैं तब ये जाएंगे कहां? सवाल ये है। तो इनका खेमा हो सकता था कांग्रेस, जो कि कांग्रेस जो है मुझे नहीं लग रहा कि अभी जो है वो बना रही है चुनाव लड़ने का अच्छे से। अगर बना लेती है ठीक है, वो भी जो है इस नीति में चलेगी कि नहीं, जो एंटी यादव ओबीसी को अपने साथ एग्जिट करती है कि नहीं। अगर वो नीति पे चलती है तो हो सकता है कि ये खेमा सब चला जाए और इसको कुछ लाभ हो जाए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें मुझे लगता है कि ये जो ओबीसी पिछड़ी अति दलित इनको कहा जाए जिस तरीके से, तो इनके अंदर सेंटिमेंट्स हैं वो एंटी यादव सेंटिमेंट्स जो है वो ओबीसी के अंदर उस खेमे को लेकर के बहुत ज्यादा है और उसी का भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया था। आज की स्थिति में भी दूसरी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने विकल्प करने तैयार बहुत समय से काम किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जो आज अकेले नेता रह गए हो राजभर के, या अनुप्रिया पटेल जो अकेली नेता रह गई हो कर्मियों की, ऐसा नहीं है। मुझे जो लगता है, या संजय निषाद अकेले निषादों के नेता रह गए हो। भारतीय जनता पार्टी ने उस लेवल पे भी मतलब ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। तो अब ये उसकी इच्छा ये है कि उसका जो चंद वोट बैंक है वो टूट ना पाए, इधर से उधर ना होने पाए, ताकि जो ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी कुछ चल रहा है, वो चाहे आप कहिए कि योगी आदित्यनाथ के पर कतरे जा रहे हैं या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उनको हटाया जा सकता है, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये डैमेज कंट्रोल जो है वो है। और इस डैमेज कंट्रोल में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कामयाबी हो रही है। और बैठे बिठाए हमारा जो विपक्ष है उसने स्वयं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पिच पे खेलना शुरू कर दिया है। आपने कोरोना से बड़ा मुद्दा जो है आपने राम मंदिर का भ्रष्टाचार वर्ग बना दिया है, और ये भारतीय जनता पार्टी की पिच है जिसपे आप खेल रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो आज वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए पिच तैयार करती रहती है। मुझे समझ में नहीं आया कि हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को उस पिच पे खेलने की क्या जरूरत थी। तो उस पिच पे आप जब खेलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को यह मजबूत कर रहे हैं कुल मिलाकर, मुझको जो लगता है। और जब चुनाव आएगा तो निश्चित तौर पर चुनाव जो है धर्म और जाति के बीच में होगा। उसमें मुझे लगता है कि जाति हारेगी, धर्म जीतेगा, क्योंकि जाति धर्म के अंदर की चीजें बाहर की चीज नहीं है। आखिर में जाकर के सब विराट हिंदू समागम हो जाएगा और फिर जो है एक तरफ लोग खड़े रह जाएंगे और दूसरी तरफ जो है बहुत बड़ा विशाल समूह बन जाएगा। आखिर में चलेगा हिंदुत्व ही। मुझे ये लगता है कि आखिर में बातचीत चलेगी। और देखिए जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाओं की बातचीत हो रही है और फिर उसमें आया कि लिंचिंग नहीं थी, मुकदमे कायम हो रहे हैं, ये सबसे ये साफ इशारा कर रहे हैं कि राजनीति को ले जाया किस तरफ जा रहा है।
आगे क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, किस पिच पे खेला जा रहा है। तो अंततः मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाएगी कि सबको वो जो है हिंदुत्व के पिच पे ले आए और उस पर खेलने के लिए मजबूर करे। और जब उस पिच पे सब लोग आ जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होगी। कोरोना की नाराजगी है, निश्चित तौर पर नाराजगी है, लेकिन कोरोना की नाराजगी से कुछ लोग अखिलेश यादव को वोट दे देंगे, मायावती को वोट दे देंगे, मुझे नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई स्थिति बन सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी देखिए खूबी है या कह लीजिए कि उसकी अपनी रणनीति है। अब ये मतलब कोई दूसरा देश होता और इतनी मौतें, सरकारी आंकड़े हैं कोई 3,74,000 मौतें जो हैं वो भारत में हो चुकी है कोरोना के मामले से, तो दूसरा देश होता और इतनी मौतें हो गई होती, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हम विदेशी मीडिया की बात ही नहीं कर रहे जो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक मौतें बता रहा है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके का कोई बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है सरकार के खिलाफ? मुझको तो नहीं लगता कि इस तरीके की बहुत बड़ी क्रांति सरकार के खिलाफ होने जा रही है। तो आखिर में कोई मिलाकर के देखिए भारतीय जनता पार्टी खींच के ले आएगी सबको हिंदुत्व के मुद्दे पे। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो धक्करम किए पश्चिम बंगाल में, उसके अगर 10% धक्करम भी उत्तर प्रदेश में किए तो कोई रोकने वाला नहीं, और लोग उसको अपने आप मौका उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा विपक्ष जो है, जैसा शरद जी ने कहा कि नहीं समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया और उसको लोगों ने वोट दे दिया, तो पंचायत चुनाव में दे दिया, ठीक है पंचायत चुनाव में दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तो उससे सवाल ले लिया कि नाराजगी है, उसे मालूम पड़ गया नाराजगी है, उसका वो डैमेज कंट्रोल पे कर रही है। सवाल ये कि हमारा विपक्ष क्या कर रहा है? भाई आप तो इसी भरोसे रखे ना कि भाजपा नाराज होंगे हमारे पास आएंगे, आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ इस बैठे हुए कि पेड़ से आम गिरेगा हम लपक लेंगे। 2007 के चुनाव में याद है रामचंद्र दास जी थे और अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की, अब वो बैठे हुए एक भी कह रहे थे कि हमारे लोग जो है ये टपका की तरीके से गिरेंगे, मतलब 2007 के चुनाव की बात बता रहा हूं मैं, ये टपका की तरीके से गिरेंगे, टपका आम जो होता है ना उसकी तरीके से गिरेंगे, और ये टाप रहे हैं ऊपर की टपकेगा। तो वही स्थिति आज है कि आप टाप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो भाई जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी आखिर में लोगों सबको मना लेगी, जिनके साथ भी आखिर निषाद पार्टी पहले सपा के ही साथ में थी ना, राज्य भी तमाम जगह रह चुके हैं, सब लोग तमाम जगह रह चुके हैं। तो देखिए राजनीति में सबको हिस्सा चाहिए और ज्यादा चाहिए और माल भी चाहिए, तो वो किसके पास है? वो देने की स्थिति में आज कौन है? वो देने की स्थिति में भाजपा, दूसरा कोई है नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर के हिंदुत्व पे ले आएगी और तब बड़ी चीज होगी। हालांकि ये ठीक है कि आज नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं, नाराजगी है, देखिए नाराजगी के 8 महीने बनी रहेगी, ये देखने वाली चीज। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, क्या भाजपा के पिच तैयार कर रही है, चाहे वो हिंदुत्व के पिच हो और खासकर जैसे अमलेंदु जी बता भी रहे हैं, पिच तैयार कर रही है विपक्ष के लिए कि आइए बैटिंग कीजिए, बॉलिंग कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन सरकार तो आखिर में हम ही बनाएंगे? देखिए मैं अमलेंदु जी की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो लोग लखनऊ में, जो लोग दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए हैं, ये बड़े भारी जादूगर हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात देखिए, शरद जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही है। शरद जी ने कहा है कि कोरोना की दुर्दशा और दुर्दशा से उपजी हुई नाराजगी। अब आप देखें कि ये जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, देखिए अमलेंदु जी ने कहा कि यादवों के प्रति नाराजगी होती है अन्य पिछड़ी जातियों में। अमलेंदु जी नाराजगी 2003 में जब मुलायम सिंह यादव ने सत्ता संभाली और उसके बाद 2007 में जो चुनाव हुए उसमें भी नजर आई थी। फिर 2012 में जब इनकी सरकार आई, जब इनकी सरकार होती है, तो जब सरकार का कार्यकाल समाप्त होता है तो एक भारी नाराजगी नजर आती है। ये मैं लगातार मैं पैटर्न देख रहा हूं। और 5 सालों के बाद जो है वो पिछड़ी जातियां जो यादवों की नाराजगी के चलते किसी और के पाले में जाती हैं, वो लौट के फिर वहीं आती हैं और फिर वो बाकी पिछड़ी जातियों के साथ मिलती हैं। क्योंकि उनको दूसरी जगह जाने के बाद भी कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती है, तो लामोहला वो फिर वापस लौट के अपने कुनबे की तरफ बढ़ते हैं, भले ही पूरी तादाद में नहीं, कुछ तादाद में। एक बात
दूसरी बात जो अभी शरद जी ने कहा, कोरोना की दुर्दशा और दुर्दशा से उपजी नाराजगी। आपको मैं बता दूं, पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में जब हुए तो कोरोना की पहली लहर का जो असर था, पहली लहर जो पिछले साल की थी, उससे पनपी हुई नाराजगी चल रही थी। दूसरी लहर का तो असर आधे अप्रैल से लेकर और पूरे मई तक उसका विकराल और प्रचंड रूप देखने को मिला है। तो ये नाराजगी पहली लहर की थी। दूसरी लहर की नाराजगी ने कितना असर डाला है और क्या किया है, ये अभी देखना बाकी है। अभी इसके बाद कोई चुनाव होगा तो पता चलेगा। एक बात और बता दूं, कोरोना से दुर्दशा, दुर्दशा की नाराजगी का जिक्र किया शरद जी ने। दरअसल कोरोना की दुर्दशा केवल मौतों तक सीमित नहीं है, केवल अस्पतालों के चक्कर तक सीमित नहीं है। पूरा का पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ है, पूरा का पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया है, खाने के लाले हुए हैं। छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, साप्ताहिक बाजारें लगती थी पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, गांवों में, अलग अलग जगहों में। पिछले एक साल से साप्ताहिक बाजारें बंद हुई हैं। करोड़ों की तादाद में लोगों की जीवन चलता था इन्हीं साप्ताहिक बाजारों में काम धंधे करके। छोटी जातियां हैं, छोटी जातियां हैं, जातियों की पार्टियां हैं। अब लोनिया जिस समाज की पार्टी है, जिसके नेता वो संजय चौहान है, अभी वो अखिलेश यादव से मिले हुए, कुछ बातचीत उनकी हो रही है। ये लोग ईंट भट्टे का काम करते हैं, ईंटें पाथने का काम करते हैं। लंबे समय तक इनके पास खाने कमाने का जरिया नहीं बचा है। ये जो जिस पार्टी की बात कर रहे हैं हम, महान दल, या उनकी जो अन्य जातियां हैं, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक के जो सब्जियां उगाते हैं, क्या हालत हुई है इनकी इस कोरोना काल में, क्या दुर्दशा हुई है। सब्जियां फेंकनी पड़ी हैं खेतों में क्योंकि खरीदार नहीं थे। कभी लॉकडाउन चल रहा है, कभी तमाम प्रतिबंध चल रहे हैं, फेंकनी पड़ी सब्जियां सड़ गई। निषाद, नावें तोड़ दी गई, कितनी नावें तोड़ी गई, इसको लेकर कितने आंदोलन हुए, कैसे उनका कारोबार चला है। उत्तर प्रदेश में खाली वही, जहां निषाद पार्टी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाली वही निषाद नहीं, नदियों के किनारे पूरब से लेकर पश्चिम तक निषाद बसे हुए हैं, बुंदेलखंड में बसे हुए हैं। तो छोटी छोटी जातियों के इसी कोरोना ने उनकी जीविका पे, जो अपने पारंपरिक काम कर रहे हैं, जो कुम्हार बर्तन बना रहा है, कहाँ बेचे बर्तन उसने पिछले 2.5 महीने, पता है मुझे कौन से मिट्टी के बर्तन पिछले 2.5 महीने में, दो महीने में ये पूरी तालाबंदी के दौरान बिके, और कौन सी थाती वो कमा के अपने घर में रखता है कि 2.5 महीने उसके बर्तन भी न बिके, वो खाना चलता रहे उसका। तो ये जो छोटी जातियां हैं, जो अपने पारंपरिक पेशों से जुड़ी हुई हैं, इनको बहुत नुकसान हुआ है। इस दुर्दशा का असर उनकी सेहत पे, उनके घर में मौतें हुई हैं, उससे अलग अगर आप देखें तो उनके खाने कमाने पे लगा है। उनके घर का एक लड़का अगर बाहर कहीं कमा रहा था तो वो भी लौट के घर आके बैठ गया, घर में खाने लगा, उसको भी खिलाना पड़ा वापस। तो किस तरह से जो लोहार का काम कर रहा था, जो चमड़े का काम कर रहा था, जो जूता काटने का काम, ऐसे बहुत सारी ये जो छोटी छोटी जिन जातियों की हम बात कर रहे हैं ना, ये जातियां इस तरीके से प्रभावित हुई हैं। तो इन जातियों के खाने कमाने पे संकट आया है, नाराजगी ये वजह भी है। और हमने अभी तक कभी इंदिरा लहर, कभी मोदी लहर के चुनाव देखे, इमरजेंसी के बाद के चुनाव देखे, हमने बोफोर्स के चुनाव देख लिए, हमने 71 की जीत के चुनाव देखे, हमने महामारी और जिस तरह की भीषण परिस्थितियां पैदा हुई, इस महामारी के बाद हमने कोई चुनाव बड़े पैमाने पर नहीं देखा है। जो आने वाले समय में हम देखेंगे, कुछ जगहों पर होगा, हमें नहीं मालूम है। मैं महामारियों को के संदर्भ में अगर पढ़ रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि महामारियों ने, जब इस तरह की महामारियां होती हैं तो आदमी वैल्यू सिस्टम बदलता है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलता है, बहुत सारी चीजें, हमारी साइकोलॉजी बदलती है इन महामारियों से। पता नहीं हमको मालूम होता है कि हमको किन लोगों के साथ अपना मेलजोल रखना है, हमारे कौन लोग काम नहीं आ सकते हैं, पूरा वैल्यू सिस्टम बदल जाता है। तो इसके बाद चुनाव होते हैं तो हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है हम लेंदू जी जो बात कह रहे हो, हिंदू मुसलमान की पिच होगी और उसी पे चुनाव हो जाएगा। अब पता नहीं भाई, एक ही कैसेट है, कितनी बार बजा बजा के सुना जाएगा, बार बार वही चलेगा, तो पता नहीं भाई, हो सकता है वही चलता रहे। और चलता रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी जातियां हैं, बता रहे हैं, संसाधन उनके पास बहुत हैं, CBI, IB और तमाम चीजें भी हैं, तमाम चीजें वो सब इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अभी तक की स्थिति तो मुझे जो दिख रही है, और एक बात और, अखिलेश यादव, मैं भी और लोगों की तरह मानता था कि अखिलेश यादव तो घर में बैठे हुए हैं, लेकिन राजनीति के तरीके बदले हैं, चुनाव लड़ने का तरीका बदला है। आपने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के तरीकों को देखिए कि आखिरी कुछ दिनों में उनकी किस तरह से बमबारी की स्थिति होती है, पूरा जी जान लगा के वो चुनाव मैदान में उतर पड़ते हैं और सारे कुछ काम कर डालते हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव, मैंने भी हाल फिलहाल में मैंने भी जानने की कोशिश की कि भाई क्या कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं,
पता है चला कि नहीं साहब? अब तक वो लगातार एक एक विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ वो कैंप कर चुके हैं, 139-40 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं, और जुलाई के आधा होते तक वो 403 विधानसभा के अलग अलग कार्यकर्ताओं से, बूथ वालों से, सबको बुलाकर 5-5, 6-6 घंटे उनका जो है वो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो है वो होता है अलग अलग, और तब तक वो 403 पूरे कर लेंगे। उसके बाद वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। तो ऐसा नहीं है, राजनीति करने के, चुनाव लड़ने के तमाम चीजों के तरीके बदले हैं, तमाम चीजों के तरीके बदले हैं। आज की तारीख में आपको 5000 की रैली करने में हो सकता है कि बहुत संसाधन झोंकने पड़े, लेकिन आप सोशल मीडिया से 50,000 लोगों को एड्रेस कर लेते हैं और अपनी बात भी पूरी कह लेते हैं, और वो आपके कार्यकर्ता और समर्थक फैलाते भी हैं। तो तरीके बदले हैं, उन तरीकों से उनकी भी तैयारी चल रही है। मैं नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है कि अमरेंदु जी के वाणी पे सरस्वती हो इस समय, वो जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर खेलेगी, फिर वो हिंदू करेगी, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा ही हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई दिक्कत ही ना पेश आए। लेकिन अभी की जो स्थिति है कि कोरोना ने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को तबाह किया है। गांव में अगर मौतों से, बीमारी से, परेशानी से, अस्पताल न मिलने से, ऑक्सीजन न मिलने से, इससे अगर उनके अंदर गुस्सा है, तो उससे भी कहीं ज्यादा गुस्सा उनकी रोजी रोटी पे जो हमला हो गया है, उनकी रोजी रोटी जो छिन गई है, उसका भी हमला है। और इसके सबसे ज्यादा प्रभाव देखिए, अगड़ी जातियां, ठाकुर, पंडित, बनिया, इन सबको फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। वो उनके पास इतना संचित धन भी होता है कि वो कुछ दिन चला ले जाते हैं, और उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है। इन जातियों के पास जो पारंपरिक काम कर रहे हैं या पारंपरिक काम छोड़ के कहीं मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास कोई कमाने का घर में रखी पूंजी नहीं होती है, उनके सामने तो खाने के लाले आ जाते हैं। तो ये संकट है, ये संकट भी हमको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। संकट वो भी दिखाई पड़ेगा कि जाने कितने लाखों की तादाद में शिक्षा में तो जो अच्छी खासी तनख्वाह पा रहे थे, उनको रिवर्ट करके फिर से 10,000 रुपए की तनख्वाह पे भेज दिया गया। किसी 40,000 कमाने वाले को अचानक से 10,000 रुपए देने लगे और कहें कि अब इसी में गुजारा करो, तो कैसे होगा? ये भी दिक्कत होगी कि जिन बच्चों को कहा गया था कि अखिलेश यादव के शासनकाल में तो नौकरियों बड़ी धांधली हो रही, हम आएंगे तो नौकरियां देंगे, वो भी पूछ रहे हैं कि भाई हमारी तो उम्र निकल गई, 5 साल तुम्हारे बीत गए, नौकरी कहाँ मिली हमें? नौकरियों को लेके आप देखिए, आप ट्विटर पे, फेसबुक पे देखें, अलग अलग खेमों ने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं। कोई अनुदेशकों का ग्रुप है, कोई शिक्षा मित्रों का है, कोई शिक्षक की भर्ती वाला ग्रुप है, कोई पीएससी का भर्ती वाला है, तमाम लोग हैं, वो अपनी अपनी पीड़ा बता रहे हैं। तो एक समस्या नहीं है। और जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको सपने दिखाना, आपको हम रोजगार दे देंगे, विकास दे देंगे, वो दे देंगे, तमाम चीजें दे देंगे। जब आप सत्ता में होते हैं और 5 साल के बाद जब आप चुनाव में जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। फिर लोग सवाल भी करते हैं कि भाई हम तो ये आपने तो ये कहा था ऐसा हो जाएगा, नहीं हुआ ऐसा कैसे? तो बहुत सारी चीजों के जवाब देने हैं। मुझे लगता है कि आज हमेशा सही कहते हैं, आज अमलेंदु जी गलत हो जाए, हो सकता है। देखिए, मेरा मानना इसमें मैं जरा जोड़ना चाहूंगा राजीव जी, ये जो सिद्धार्थ ने बहुत पते की बात कही है, और इसमें एक चीज और ये भी जरूरी, ये देखिए जरूरी होगा ये बात कि जो लोग इस तरीके से सफर कर रहे हैं और कर चुके हैं, वो भूलेंगे नहीं। वो 8 महीने के जो दौर अभी बाकी है इलेक्शन के लिए, उसमें कितना भी ये डैमेज कंट्रोल कर लें और कितना भी लुभाने का प्रयास कर लें, जिसके घर का सदस्य मर रहा है इस ट्रीटमेंट के अभाव में या और पैसे के अभाव में, वो उसका क्रियाक्रम भी नहीं कर पाया है, नदी में बहा दिया या उसने गाड़ दिया है, और जिनकी नौकरियां गई हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जो खाने के लिए जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल पाया है, वो भूलेंगे नहीं। और जब ये गुस्सा होता है तो ये नहीं होता कि हम इस पार्टी को जिताने के लिए वोट कर रहे हैं। ये पहले भी देखा गया है, कई बार लोग वोट करते हैं हराने के लिए। जब नाराजगी होती है तो हराने के लिए वोट पड़ता है। तो खैर अभी समय है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि 1 मिनट में पलट जाए, सिर्फ लुभा करके, फुसला करके, और लोगों को जो है इस इतनी सीरियस बात, जो हालात से गुजरे हैं लोग, जो बुरे हालातों से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, वो आसानी से माफ कर दें या भूल जाएं। ये अब समय बताएगा, और इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है।
शरद जी, आपसे ही एक और सवाल है। अभी खबर ये भी है कि जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे मुलाकात करने प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, बीजेपी के अध्यक्ष से, राष्ट्रपति से, तमाम लोगों से मिलकर गए, तो उस समय उनको एक मैसेज ये भी दिया गया है, ये खबरों में बता रहा हूं कि अब केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की सियासत को, यानी सियासी गतिविधियों को और सरकारी गतिविधियों को मॉनिटर करेगी, और इस दौरान मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को फिर से उत्तर प्रदेश में एक अलग अंदाज में गढ़ने की कोशिश भी होगी। आपको क्या लगता है कि ये संघ के इशारे पे है या किसी और रणनीति के तहत है, अगर ये खबर सही है तो, और या ये योगी आदित्यनाथ को जोर का झटका है लेकिन धीरे से? देखिए, झटका तो ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, और अगर उनको अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि अभयदान दे दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके का उनको कन्वे कर दिया गया है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि ये नहीं चलेगा जो इनका रवैया रहा है। और 4.5 साल में ये फैक्ट है कि पब्लिसिटी तो बहुत हुई है, पब्लिसिटी पे तो जितना, और आजकल पब्लिसिटी पे खर्चे से पब्लिसिटी हो जाती है, तरह तरह के तमगे इन्होंने लिए हैं। वो WHO से चिट्ठी ले ली कि साहब क्या काम किया कोरोना में। एक टाइम मैगजीन में 3 पन्ने का आर्टिकल छपा, वो तारीफें, पता लगा वो एडवर्टोरियल था। उसी तरीके से एक बार जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के नाम से कुछ छपवा दिया गया, बाद में पता जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने डिनाई कर दिया कि नहीं साहब हमने किया ही नहीं है। तो देखिए, ये सब चीजें आदमी तब करता है जब असली में ग्राउंड पे खोखलापन हो, और ये एक धारणा बन गई कि साहब जो है पब्लिसिटी हो जाए तो बस सब हो जाता है। तो ये भी एक गलतफहमी इनकी मेरा ख्याल केंद्र सरकार ने दूर कर दी है कि ये खाली पब्लिसिटी से अखबारों में आप जो है आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा कि आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया है और आप अपनी मनमानी करेंगे। मेरी जो जानकारी उसमें और ये बात बड़ी साफ हो जाएगी जिस दिन यहां पे ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें बड़ा क्लियर हो जाएगा कि कितनी इनकी वाकई में चल रही है। क्योंकि बहुत से लोगों का मानना यह है कि साहब नहीं, इनको तो कोई छू ही नहीं सकता, और ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा ये भगवा वस्त्र पहनते हैं, तो इसलिए। लेकिन मैं ये एक बात पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो ये जिनको ये दिमाग में बैठा हुआ है कि साहब हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन ये है। ठीक है, उनको जगह जगह बुलाया जाता है, स्टार कैंपेनर रहते हैं। कभी किसी ने हिसाब लिया कि कितनी सीटें जीते जहां जहां गए, कितनी सीटें जितवाया है वेस्ट बंगाल में या किसी भी स्टेट में? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, खाली पब्लिसिटी है कि साहब क्या बोला उन्होंने। हाँ ठीक है, बोलते हैं वो, जिस तरह से बोलते हैं वो दूसरा कोई नहीं बोल सकता है। और हिंदुत्व के नाम पे और हिंदू मुसलमान का डिवाइड कराने में तो उसका जवाब ही नहीं है। लेकिन क्या केवल इससे जो है इलेक्शन जीत लिए जाएंगे? जैसा मैंने कहा कि उनके नेतृत्व में सिर्फ पंचायत इलेक्शन लड़ा गया अभी तक, और ये इलेक्शन में कितना कारगर होंगे ये समय बताएगा। लेकिन ये एक चीज और भी बड़ी क्लियर है कि आगे चल करके जिस तरीके का इनका जो इनके तौर तरीके अगर ये रहेंगे तो तौर तरीके बदल के रहेंगे। शायद यही मेरी जानकारी यही है कि यही इनको कहा गया है। ये जिस तरीके का दौर रहा है, हालांकि ये 4.5 साल लगभग 4.5 साल गुजर चुके हैं। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि एक तो ये कि हिंदुत्व के नाम पे जितनी चीजें जो आरएसएस के जो सपने रहे हैं या हिंदुत्व के नाम पे जो सपने रहे हैं, उसमें कौन सा इन्होंने सपना पूरा कर दिया है? वो तो नरेंद्र मोदी ने ही किया है। चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, आप ठीक है कहने को सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन आप किसी से पूछिए सड़क पे कि किसने मंदिर बनवाया तो कहते हैं नरेंद्र मोदी ने बनवाया। तो आर्टिकल 370 किसने कराया? नरेंद्र मोदी ने कराया। ट्रिपल तलाक किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने कराया है। ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ ने 4-5 शहरों के नाम बदलवा दिए, और 4.5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पब्लिसिटी कितनी भी हो, हकीकत यह है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको ये शोकेस कर सके कि मेरा ये अचीवमेंट है, मैंने ये कर डाला।
एक्सप्रेसवेज कई बहुत सारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगी हुई हैं कि साहब इतने 5 एक्सप्रेसवेज बनवा डाले, बने कोई नहीं है, बन रहे हैं और 4.5 साल में उनमें से एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जबकि ये अखिलेश यादव घर में बैठे रहते हो या अब जाग गए हों, लेकिन उनके टाइम में ये जरूर है कि जो एक्सप्रेसवे एक बना था लखनऊ से आगरा का, जो बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेसवे है, बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे है, वो बिल्कुल फ्रॉम अ स्क्रैच बना था, 23 महीने में कंप्लीट होकर खड़ा हो गया था। तो ये जब कंपैरिजन्स होंगे, ये ठीक है कि प्रयास ये होगा कि हिंदुत्व के नाम पे सब कुछ बाकी चीजें ओवरशैडो कर दी जाएं, वो कितनी कारगर होंगी ये समय बताएगा। और ये बातें जो सिद्धार्थ ने पॉइंट आउट करी हैं, ये कोई जल्दी भूलने वाला नहीं। एक सवाल और सिर्फ एक शब्द में मैं आप लोगों से जवाब चाहूंगा, तीनों से, क्योंकि कार्यक्रम का एक शब्द बोल रहा हूं मैं, सेंटेंस भी, वाक्य भी नहीं बोल रहा हूं, और सवाल भी बहुत छोटा है। आप तीनों से जानना चाहूंगा। शरद प्रधान जी, आपसे सबसे पहले, कौन सी पार्टी आज की तारीख में आपको दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को चुनौती दे रही है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष इतना अभी तक इतना डेड पड़ा रहा है कि आप ऐसी सूरत में ये सोचना कि कोई भी टक्कर दे लेगी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अब पिछले 2-3-4 दिनों से जो दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी जागी है, और जो सिद्धार्थ बता रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वाकई में बैठ करके घर में अपना कुछ नए तौर तरीकों से कुछ काम भी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बताया, देखने में यही लग रहा था कि वो सोए पड़े। लेकिन ये दिख रहा है 3-4 दिन से बड़ी एक्टिविटी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको मालूम है मायावती किस तरीके से जो है टोटली सरेंडर कर चुकी हैं, और ये चाहे किन्हीं कारणों से हो, चाहे सीबीआई ईडी हो। देखिए, सीबीआई ईडी से आप तब डरते हैं जब आपके गिरेबान में कुछ छुपाने के लिए बहुत कुछ हो। तो ऐसे सब लोग जिनके पास तमाम नाजायज दौलत है वो डरते हैं सीबीआई और ईडी से, उनको डरना पड़ेगा। अब वो जमाना नहीं है, अब तो ये है कि भाई सीधे सीधे बता दिया जाता है कि या तो अंदर जाओ या जो माल काटा है उसको ऐश कर लो उसमें। तो इस वजह से आज की डेट में जो चुनौती देने वाली पार्टी है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही बुरी है। कांग्रेस ने तो सेल्फ गोल कर करके जो है प्रयास ही नहीं किया है ये बताने का कि हम भी हैं मैदान में। नहीं तो ये मौका, इससे अच्छा मौका नहीं था कांग्रेस को रिवाइव करने का उत्तर प्रदेश में, जो कोरोना में हालत हुई थी भाजपा की जिस तरीके से लोग, लेकिन कांग्रेस ने कोई एफर्ट नहीं किया है। अब वो क्या कारण है भगवान जाने, लेकिन जिसे कहते हैं सुसाइड करना, वो सीखे तो कांग्रेस से सीखे आती। इस वजह से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है। अब वो कितनी टक्कर दे पाती है भाजपा को सिर्फ अपने बूते पे, ये जो छोटी पार्टीज को ज्वाइन करने की बात करी आपने, वो उनको लेकर के साथ में चलती है। फायदा उसको इस बात का मिलेगा कि लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है, कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं भाजपा के कार्यकाल में जिनके लिए वो भुला नहीं सकता है। तो उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा और वही पार्टी हो पाएगी जो टक्कर दे सकेगी। सिद्धार्थ जी, आप क्या कहेंगे, कौन सी पार्टी टक्कर देगी? देखिए, अब जैसी भी हालत है, जैसा भी विपक्ष है, लेकिन विपक्ष के नाम पे हमारे पास तो बस ले दे के एक समाजवादी पार्टी है। अब कितनी ज्यादा टक्कर दे पाएगी अभी आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। लेकिन जितनी भी है, थोड़ी बहुत ज्यादा या बहुत कमजोर, उस हालत में भी अगर देखा जाए तो केवल एकमात्र पार्टी अभी तो समाजवादी पार्टी दिखती है। कांग्रेस हो सकता है कुछ शहरी क्षेत्रों में अपने आप को मजबूती से लड़ते उड़ते दिखाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा दयनीय होती जा रही है लगातार। अमलेंदु जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। मेरी समझ में तो जो है, आवाज आपकी कट गई फिर। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में चुनौती दे रही है, बाकी कोई चुनौती नहीं दे रहा है। बाकी सब जो इसका इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फेल हो और हमको मिले, वो चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, सबका जो अभी पूरा भरोसा इस पे है कि बीजेपी फेल होगी और हमको लाभ मिलेगा। बाकी मेरी समझ अपनी यही कहती है, और मैं फिर कहूंगा कि भी 8 महीने हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत जादू में कि 8 महीने में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उससे लोग किस तरह यूनिट लेंगे।
जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी पिच पे खेलने की जरूरत नहीं थी। आम आदमी पार्टी को खेलने दीजिए, वो तो उनके लिए पिच तैयार करते हैं। आप जिस पिच पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्यों पर इस पिच पे खेलने के लिए अपनी पिच पे क्यों नहीं खेल रहे हैं आप सामाजिक न्याय का जिसके लिए आप जाने जाते हैं, सामाजिक न्याय या मंडल कमीशन या आरक्षण जो भी कह लीजिए, जिसकी पिच के लिए आप जाने जाते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों से बात कर रही है, समाजवादी पार्टी ने लोग बातचीत क्यों नहीं की? क्या इनका मतलब आप इसी पे तो नहीं ना कि भारतीय जनता पार्टी लोग नाराज होंगे हमको देंगे, तो अगर इस पे बैठे तो मुझे नहीं लगता है कि नाराजगी जो है वो देखिए बहुत सी चीजें होंगी, सब कुछ किया जाएगा और केंद्र सरकार है, संसाधन उनके पास है, सब कुछ है। जैसा मैंने कहा बंगाल में जो कुछ धक्का किए उसके 10% भी किए तो उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा। और लड़ाई जो है देखिए आप विपक्ष है वो सिर्फ अकेली भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, विपक्ष की लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी से भी है, मीडिया से भी है, प्रशासन से भी है, सबसे चुनाव आयोग से भी है, सबसे लड़ाई होगी। तो ऐसे में विपक्ष जो है जब एकजुट, और विपक्ष एकजुट भी नहीं है। मायावती के बारे में तो स्पष्ट है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है मतलब इस समय भाजपा का दूसरा दफ्तर बनी हुई है, जो चिट्ठियां भाजपा के दफ्तर जानी हुई नहीं है, वो तो जो चिट्ठियां जो है भाजपा के दफ्तर होनी चाहिए तो मायावती भी जाती। तो ऐसे में चुनाव के बाद भी रहती है तो फिर मतलब क्या स्थिति होगी आप लोग सोच समझ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर विपक्ष को वास्तव में मैदान मारना है तो आप अंदरूनी घर में बैठ के कुछ भी कर रहे हो, तो घर में बैठ के मुझे नहीं लगता घर में बैठ के कुछ चीजें होती है, क्योंकि मेरे बारे में अभी ज्यादा बड़ाई हुआ है जो कि उनका बनाया जाता है, उनके भाई वहां से शांत है और लोग उनके कार्यकर्ता माला के लिए हाथ में खड़े रह गए, किसी से मिले ही नहीं, गाड़ी कसी जगह नीचे नहीं किया। तो ऐसी कैसी कार्यकर्ताओं से बातचीत होनी मेरी रेल में नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है बहुत सी चीजें हो चुका है। अब इस पे चर्चा और आगे करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आने वाले पूरे 8 महीने चर्चा हम करते रहेंगे दोस्तों, और हमारे साथ ऐसे ही तमाम अलग अलग समय पे अलग अलग वरिष्ठ पत्रकारों की टोली होगी जिनसे हम बात करेंगे और चर्चा आप लोगों के बीच हम पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त जब बात हो रही है कि आखिर भाजपा को चुनौती कौन देगी, कौन सी पार्टी देगी, तो हमारे तीनों जो खासकर दो हमारे जो पैनलिस्ट हैं समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं भाजपा को चुनौती भाजपा देगी। सवाल यहां किसी विपक्षी पार्टी का नहीं है, सवाल है जनता का, और जनता अगर जागती है तो फिर अच्छों को हिलाकर रख देती है। तो इसलिए पार्टी कोई भी हो, अगर इस वक्त बहुत सारी परेशानियों से जनता जूझ रही है कोरोना काल में, और उस कोरोना का रिफ्लेक्शन आप देखिए, चाहे व्यापार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे गरीबी हो, हर तरफ से मार पड़ी हुई है, महंगाई की मार पड़ी हुई है, और इन सब के बीच अगर भ्रष्टाचार उजागर हो तो फिर सोने पे सुहागा किसके लिए होगा? जनता के लिए होगा, जनता के लिए मुद्दा होगा, और ये समझने की जरूरत है। और दोस्तों इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करेंगे इन्हीं सब बातों के साथ। लेकिन शरद प्रधान जी आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हमें भी कि आप अपने विचारों से हमारे दोस्तों, साथियों, हमारे शुभचिंतकों को अवगत कराए। और सिद्धार्थ जी आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप लगातार जब भी मैं कहता हूं आप जुड़ते हैं, और आगे भी आप लोगों से, शरद जी आपसे भी उम्मीद यही रहेगी कि ऐसे चर्चा में आप जरूर अपना समय दीजिए। और अमलेंदु जी आपको भी बहुत खुले दिल से अमलेंदु जी अपनी बात रखते हैं और चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी कुछ करे, शायद मुझे इनके विचारों से यही लगता है। तो अब अगर ये कार्यक्रम अखिलेश यादव तक पहुंच रहा हो या देखेंगे तो शायद उनको भी कुछ इससे, अमलेंदु जी जो टिप दे रहे हैं उससे कुछ मिलेगा आने वाले चुनाव में। बिल्कुल, तो बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे और इस कार्यक्रम में बने रहे लगातार, और इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। और आप लोगों के कमेंट में जब भी समय मिलता है पढ़ता रहता हूं। बहुत मजेदार चर्चा इधर भी चल रही थी, और इस चर्चा को भी जारी रखेंगे जो आप लोग लिख रहे हैं। लेकिन चूंकि वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल होता है, बहुत गंभीर चर्चा होती है, इसलिए कई बार आप लोगों के विचारों को नहीं ले पाता हूं खासकर इसमें। लेकिन ये बातें, ये विचार जो हैं आप लोगों की जो यहाँ कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आ रही हैं, वो भी हम देश दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज बस इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आप डीबी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।